स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आई एम कोमल शर्मा एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल केएस केमिस्ट्री क्लासेस। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, व्हाट इज़ न्यूक्लियाई, व्हाट आर द शेप, साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में पढ़ी हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है, उसका शेप, साइज, आइसोटोप, आइसोबार्स, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी। कि रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, क्या होती है। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो निकलते हैं। ये अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, या हम बोलें कि जो हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ते हैं, या हम बोलें कि पीरियोडिक टेबल जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, या हम बोलें कि कुछ आइसोटोप रेडियो एक्टिव होते हैं, या कुछ क्या होता है, आइसोटोप रेडियो एक्टिव नहीं होते। तो इन सभी सवालों के जो आंसर हैं हमको इस आज के लेक्चर में हमको मिलते हैं। तो देखिए, जो रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है कि वाई सम न्यूक्लिया रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो कुछ न्यूक्लियाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। ठीक है, तो वो क्यों होते हैं। सेकंड है अल्फा बीटा गामा इमिशन, कि अल्फा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में क्या होता है, और गामा डीके में क्या होता है। और थर्ड पॉइंट हमारा होता है कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। इसमें क्या पढ़ते हैं हम कि किस रेट से या किस स्पीड से अल्फा बीटा गामा निकलेगा, या हम बोले कि रेडियो एक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। तो ये पूरा जो चैप्टर है उसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। मतलब रेडियो एक्टिविटी वाला पॉइंट जो है, पार्ट जो है हमारा, उसको हमको 3 पार्ट्स में पढ़ना है। कि फर्स्ट हो गया वाई सम न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव, सेकंड हो गया अल्फा बीटा गामा इमिशन, और थर्ड है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो आज के लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है, ओनली हम ये पढ़ेंगे आज वाई सम न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव। मतलब रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, क्या होती है, और क्यों कुछ न्यूक्लियस में दिखाई देती है कि बाकी न्यूक्लियस में नहीं दिखाई देती। तो इन सब के रीजंस हमको आज यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम रेडियो एक्टिविटी। तो देखो क्या होता है कि हमारे पास में क्या होते हैं कि 1500 के अप्रोक्स हमारे न्यूक्लियाई होते हैं, जो मतलब नॉन न्यूक्लियाई जो हैं 1500 के आसपास होते हैं। उनमें से क्या होते हैं कि 260 ही क्या है, ओनली स्टेबल है, बाकी के सारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब देखिए कि जब पार्टिकल्स या हम बोले न्यूक्लियाई जो हैं वो क्या है, अनस्टेबल हैं, तो वो क्या करेंगे, स्टेबल होने के लिए कोशिश करेंगे। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, या तो अल्फा पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं, या क्या करते हैं, बीटा पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं, या गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होता है, देखो एक चीज़ है कि हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये एक क्या है हमारा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, यहाँ बीच में और लगा रखा है। और का क्या मतलब है कि या तो अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, या क्या होगा, बीटा पार्टिकल इमिट होगा। दोनों एक साथ नहीं निकलते, पर गामा वेव्स क्या है, वो साथ में निकल सकती हैं। तो ये जो मतलब हम बोलते हैं अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का इमिट होना, तो इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं कि जो न्यूक्लियाई जो होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं या नहीं। ठीक है, या हम बोले कि एक तरह से ये बोले कि क्या सारे जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, नहीं। ठीक है, क्या होगा, ओनली हम बोलेंगे जो अनस्टेबल पार्टिकल होता है या अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई होते हैं वही क्या होते हैं, हमारे रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं। स्टेबल न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिविटी को शो नहीं करते, सिर्फ अनस्टेबल न्यूक्लियाई ही क्या होंगे, रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, तो अब देखो रेडियो एक्टिविटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी है रेडियो एक्टिविटी इज़ अ न्यूक्लियर फिनोमिना। तो देखो इसका क्या मतलब होता है कि हम जैसे केमिस्ट्री में जो रिएक्शन पढ़ते हैं तो वो क्या होती है, जैसे हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, पर जो केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्यों होती हैं कि देखो हमें पता है कि न्यूक्लियस जो होता है उसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। कि एक हम बोलते हैं सुई की जो नुक है जो उसके बराबर का होता है। ठीक है, या हम बोले कि एक पूरी हमारी अर्थ है, उस अर्थ पर अगर हम एक क्रिकेट की जो बॉल होती है उसको अगर हम रख देते हैं तो वो हमारा न्यूक्लियस होता है। तो देखिए कितना छोटा होता है। तो इसके अंदर होने वाली रिएक्शन भी क्या होंगी, नॉर्मल रिएक्शन से डिफरेंट होती हैं। तो इन्हें क्या होता है, हम कभी भी केमिकल रिएक्शन से हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड पॉइंट है या सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है कि द रेट ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा बीटा गामा की जो रेट होती है तो वो किस पर डिपेंड करती है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। कि जितने ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा निकलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कि ये क्या होती हैं कि अनइफेक्टेड होती है टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस से। तो देखो इसका क्या मतलब है कि
केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ा दो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, या बोले कभी कम भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक कंडीशन में या एंडोथर्मिक कंडीशन में। तो यहाँ क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है, प्रेशर का फ़र्क पड़ता है, बट जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन से बिल्कुल अलग होती है, बहुत छोटे से स्पेस में होती है। ठीक है, तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि ये टेम्परेचर, प्रेशर और अदर फिजिकल कंडीशन पर ये डिपेंड नहीं करती है। इसके बाद देखो ये जो हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का जो पूरा प्रोसेस होता है, या रेडियो एक्टिविटी जो किसने डिस्कवरी की थी इसकी, तो हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में की थी इसकी डिस्कवरी। ठीक है, तो और यहाँ क्या होता है कि ये बैक्यूरेल ने दी थी, इसलिए इन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, बैक्यूरेल रेज भी कहते हैं। और बैक्यूरेल क्या है, एक यूनिट भी है। ठीक है, बैक्यूरेल एक रेडियो एक्टिविटी की यूनिट भी होती है। क्यों, क्योंकि बैक्यूरेल ने दी थी। अब देखो इसमें रेडियो एक्टिविटी में जो एक्सपेरिमेंट किया था कि रेडियो एक्टिविटी को देखने का, तो क्या किया था, उसमें क्या हुआ था, देखो यहाँ क्या हुआ था कि जैसे हमारा कि यूरेनियम, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा यूरेनियम है, तो रेडियो एक्टिविटी में हमने क्या लिया था कि एक यूरेनियम का पार्टिकल लिया था, यूरेनियम के एटम्स हमने लिए थे ये। ठीक है, ये यूरेनियम के एटम्स लिए और इसको क्या किया था, ब्लैक पेपर के अंदर रैप कर दिया था। इसको पूरा हमने क्या किया, यूरेनियम के एटम लिए, इसको पूरा ब्लैक पेपर से हमने रैप कर दिया था। और इसको फिर हमने क्या किया था, इसके सामने एक हम बोले कि इसके ऊपर ही क्या करिए, इसको सिल्वर फॉइल लगा दी पूरी। ठीक है, क्या किया, एक सिल्वर फॉइल लगा दी। ठीक है, सिल्वर फॉइल लगा दी और इसके सामने हमने क्या रख दी, एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी। ठीक है, इसके सामने हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया और इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही रख। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि इस फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होते हैं, कुछ डॉट हमको दिखाई देने लग जाते हैं। इस फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होंगे, ब्लैक कलर के हमको स्पॉट दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन सबको क्रॉस करती हुई जो हमारी जो इनविजिबल रेडिएशन निकली थी, इसका मतलब हमने क्या देखा कि जब जो हमने यूरेनियम को पूरा पैक कर दिया था, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है, ये वाली जो है फोटोग्राफिक प्लेट है, तो यहाँ पर हमको ब्लैक कलर के डॉट दिखाई दिए, तो मतलब यहाँ से कोई एक इनविजिबल रेडिएशन निकली। इनविजिबल का मतलब जो हमें दिखाई नहीं थे। ठीक है, तो इनविजिबल रेडिएशन निकली थी और फोटोग्राफिक प्लेट से, और इन्हीं रेस को हमने क्या कहा था कि जो अल्फा बीटा गामा, जो यहाँ से जो रेडिएशन निकली, इन्हीं को हमने क्या बोला, अल्फा बीटा गामा। और इनकी क्या होता है, इतनी अच्छी पेनिट्रेटिंग पावर होती है कि ब्लैक पेपर जो है, ये ब्लैक पेपर को भी ये क्रॉस कर गई, सिल्वर फॉइल को भी क्रॉस कर गई, और क्या हो गया, इसके बाद में यहाँ पर हमको फोटोग्राफिक प्लेट पर डॉट दिखाई देने लग गए। तो हम यहाँ क्या बोले, ये इनविजिबल होती है, या हम बोले कि वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, पर क्या होगी, साथ में ये इनविजिबल भी होती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या होता है कि हम देखते हैं कि कुछ न्यूक्लियाई जो होते हैं हमारे, वो अनस्टेबल भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, स्टेबल भी होते हैं। कि मतलब हम बोले 1500 जो एलिमेंट हैं हमारे, उनमें से क्या है, सिर्फ 260 ही स्टेबल होते हैं, बाकी के क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबिलिटी को हम कैसे देखते हैं, तो देखो हमारा क्या होता है, स्टेबिलिटी को देखने के लिए हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो की हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो का मतलब क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हम बोले कि वाई सम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, की न्यूक्लियाई जो होते हैं वो, कि कुछ न्यूक्लियाई जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, कि क्यों होते हैं, तो उसको हम कैसे देखते हैं कि स्टेबिलिटी बेल्ट के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। तो स्टेबिलिटी बेल्ट में क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई क्या होंगे, स्टेबिलिटी बेल्ट पर लाए करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, बाकी के सारे अनस्टेबल होते हैं। तो देखो यहाँ हम बोलते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो की बात करते हैं, तो और ये सब किस पर डिपेंड करता है पूरा, कि जो न्यूक्लियाई का स्टेबल होना अनस्टेबल होना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो पर। तो देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो में हम क्या बोलते हैं कि देखो जैसे ये है, इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखें, न्यूक्लियाई लाइंग ऑन स्टेबिलिटी बेल्ट आर स्टेबल फॉर न्यूक्लियाई जेड लेसर देन इक्वल टू 20, स्टेबल न्यूक्लियाई हैव न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि अगर हम क्या करते हैं कि कोई भी एक एटम है, उसका जैसे जेड की वैल्यू जो है, जेड क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है, तो उसकी वैल्यू, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम बोलते हैं, तो वो क्या है, लेसर देन इक्वल टू 20, मतलब 20 हो या 20 से कम है अगर जेड की वैल्यू, तो उसके लिए स्टेबल न्यूक्लियाई होने के लिए n/p जो रेशो है वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। इसका क्या मतलब है, जैसे हम अगर एग्जाम्पल ले लें 2 हीलियम 4, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ 2 हीलियम 4 की, तो देखो यहाँ क्या होगा कि अगर मैं यहाँ बात करती हूँ, प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर, 2,
ठीक है, प्रोटॉन कितने हो गए 2। और यहाँ पर अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करती हूँ तो न्यूट्रॉन भी हमारे कितने हो गए 2। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गए, सेम हो गए, तो n/p की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा स्टेबल हो गया। और यहाँ z की वैल्यू कितनी है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो मतलब 2 हो गई। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने लिया 6C12। ठीक है, इसमें अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन हमारे कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन क्या होता है A-Z, तो 12 - 6 करेंगे तो 6। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो गए इक्वल है, तो यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो भी क्या हो गया 1। ठीक है, तो ये जो हम बोले कि जिनका एटॉमिक नंबर 20 से कम होता है या 20 के इक्वल होगा तो उनके लिए जो n/p की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब देखो जब ये वैल्यू 1 होगी इसका मतलब क्या होगा, अगर हम देखो ये जो हम डायग्राम बनाते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो का, मतलब एक ग्राफ बनाते हैं हम नंबर, ये क्या है नीचे की साइड में एक्स पर डायरेक्शन पर नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम बोले यहाँ पर क्या हो गया ये जेड हो गया, और यहाँ क्या हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है एन, तो एन और क्या हो गया जेड के बीच में हम अगर डायग्राम बनाते हैं तो देखो यहाँ मैंने बोला 20 का मतलब 0 10 20, तो यहाँ क्या हो गया 10 20 तक ये क्या हो गया वैल्यू क्या है हमारी 1 है। 1 का मतलब ये क्या हो गया एन भी बढ़ रहा है, जैसे 0 है 1 है 2 है 4 है, तो ये ग्राफ जो हमारा किस तरह से आएगा इस तरह से आएगा। इसको मैं आगे दिखा देती हूँ 20, सिर्फ ये इस तरह से बता रही हूँ। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा 20 तक, ये जो ग्राफ है हमारा ये आएगा। जैसे हम इसको भी देखते हैं यहाँ पर ये जो है 20 तक ये ग्राफ हमको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया एन और जेड की जब वैल्यू इक्वल होती है या 20 से कम होगी तो n/p की वैल्यू क्या होती है 1। तो स्टेबल न्यूक्लियाई जो होंगे वो क्या होते हैं इस लाइन, जो हमारी ये जो वाली लाइन है हमारी इस लाइन पर क्या होता है एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि स्टेबल न्यूक्लियाई। और इस लाइन के क्या होंगे आसपास में होंगे, जैसे अगर मान लो यहाँ पर है कोई, या मैं इसमें बोलूँ यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, तो ये जो आसपास के जो होंगे इधर उधर आएंगे वो सारे हमारे क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं। अब ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ इस लाइन पर तो हमारे स्टेबल हुए और इधर कैसे आ गए और ये अनस्टेबल कैसे हो गए। तो देखो क्या होता है कुछ आइसोटोप्स की भी बात कर देते हैं। जैसे हमने देखा कि कार्बन का ही देखते हैं, अगर 6C12 था तब हमारा n/p रेशो 1 हो गया, पर अगर 6C14 होता मैं बोल रही हूँ कि अगर 6C12 होता तब n और p की वैल्यू हमारी 1 होती, पर अगर क्या होता 6C14 होता तब 6 तो यहाँ पर प्रोटॉन है और हमारा 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ n/p रेशो क्या है 1 नहीं है, 1 नहीं है तो ये क्या हो गया 1 नहीं है, तो ये जो हमने डायग्राम बनाया था इसमें इस लाइन पर नहीं आकर क्या होगा इसके आसपास में कहीं वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्यों हुआ। तो देखो ऐसा क्यों होता है कि देखो हमारा जो न्यूक्लियस है ये पूरा मैं न्यूक्लियस बना रही हूँ, एटम नहीं है, इसको बड़ा करके मैंने बताया, इसमें न्यूट्रॉन भी हैं और हमारे क्या हैं प्रोटॉन भी हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे क्या होते हैं न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। अब इसमें देखो क्या हम बोले कि अगर मान लो हम हीलियम की बात करते हैं तो यहाँ मैंने बोला कि 2 न्यूट्रॉन है और 2 ही यहाँ पर क्या है प्रोटॉन है। अब यहाँ क्या होता है कि कुछ फोर्स भी होता है, कुछ फोर्सेस भी होते हैं, फोर्स की वजह से ही तो एक जो न्यूक्लियस के अंदर सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, तो एक तो यहाँ पर हमारा क्या लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा ये क्या होगा चार्ज स्पीशीज़ पर लगता है। मतलब चार्ज स्पीशीज़ का मतलब ये किस पर लगेगा, प्रोटॉन पर चार्ज होता है तो प्रोटॉन पर लगता है, पर यहाँ क्या होता है इस न्यूट्रॉन से उसको कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर नहीं लगेगा। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे अब इस पर भी पॉजिटिव इस पर भी पॉजिटिव, तो ये आपस में क्या करेंगे इनमें रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, तो इसकी वजह से न्यूक्लियर क्या होगा कि स्टेबल नहीं होता। कि अगर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये सिर्फ प्रोटॉन में लग रहा है, और प्रोटॉन में लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज है दोनों पर, तो यहाँ क्या होगा रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से न्यूक्लियस क्या होगा स्टेबल नहीं होगा। मीन्स क्या होना चाहिए कि अगर हम ये बोलते हैं कि ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए, या ठीक है, पर ऐसा न्यूक्लियस टूटता नहीं है। तो ऐसा किस वजह से होता है कि क्यों होता है कि न्यूक्लियस टूटता नहीं है,
नहीं है, तो ऐसा कौन सा फोर्स और होता है इसमें कि वो इसको बांध के रखता है न्यूक्लियस को, तो वो हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे होते हैं। तो अब देखो ये क्या होता है कि एक तो क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स की बात अगर मैं करूँगी फर्स्ट, तो ये क्या होता है, चार्ज पर डिपेंड नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, कि अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपेयर में ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, मतलब बोले बहुत 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 ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, हम बोले इस न्यूक्लियस पर दो तरह के फोर्स लगते हैं। एक हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि क्या होगा, सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, चार्ज पर डिपेंड करते हैं। और जो चार्ज पर डिपेंड नहीं करते वो सेकंड हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, मतलब हम बोले चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। तो मतलब न्यूक्लियर फोर्स किस किस पर लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, सब पर लगेगा। और ये क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। मतलब हम बोले हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या होता है, रिपेल करता है और सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन पर लगता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, सब पर लग सकता है और ये क्या होता है, रिपेल करता है। मतलब हम बोले कि ये जो इसमें हमारे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है और हमारा क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन है, तो ये क्या होगा, इस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, इस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इस तरह से ये सब पर लगता है। तो देखो यहाँ क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स दोनों क्या होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तब हम बोलेंगे न्यूक्लियर स्टेबल होता है। ओनली हम बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से भी स्टेबल नहीं होता और हम बोले न्यूक्लियर फोर्स है उसकी वजह से भी नहीं होता, क्योंकि दोनों में एक क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है और एक क्या करता है, रिपेल कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जहाँ न्यूक्लियर के स्टेबल होने के लिए हम क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों बैलेंस होना चाहिए, या हम बोले नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होना चाहिए, तब जाके न्यूक्लियर स्टेबल होता है। हम बोले कि कोई भी ज़्यादा है तो न्यूक्लियस क्या होगा, अगर जैसे मान लो हम बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा लग रहा है या न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लग रहा है या दोनों में से कोई भी एक कम लग रहा है, तो क्या होगा कि न्यूक्लियस या तो क्या हो जाएगा, मतलब दब जाएगा, या हम बोले उसका फैल जाएगा वो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ हम बोलते हैं कि 20 एटम तक जहाँ हम बोलते हैं कि N/P रेशो क्या होता है, 1 होता है, तो वो स्टेबल हो गया। और जो N/P जो है हमारा नॉट आर इक्वल टू 1 है, वो रेडियो एक्टिव क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो अनस्टेबल का रीज़न भी अगर हम देखते हैं तो देखो वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो कि ऐसा क्यों हुआ कि जो N/P रेशो हमारा नॉट आर इक्वल टू 1 आया है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन प्रोटॉन। तो देखो यहाँ हम वही न्यूक्लियर लेते हैं, 2 न्यूट्रॉन हो गए 2 प्रोटॉन हो गए, प्रोटॉन प्रोटॉन पर तो क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो वो रिपल्शन करेंगे, मतलब प्रोटॉन भागना चाहेगा जब रिपल्शन करेंगे तो। और बांध के कौन रखता है यहाँ पर, न्यूक्लियर फोर्स, जो कि क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ठीक है, तो ये क्या और क्या होता है, शॉर्ट रेंज में लगता है, जो हमारी शॉर्ट रेंज का मतलब छोटे से डिस्टेंस में लग जाता है, जैसे न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन इन सब पर लगता है। ठीक है, इसको मतलब चार्ज से इसका कोई मतलब नहीं होता। तो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन को खींचता है, प्रोटॉन प्रोटॉन को खींचता है। तो ये क्या होता है, फोर्स पूरा क्या होता है, ये मतलब हम बोलेंगे कि पूरे जितने भी यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, सब पर लगता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ओनली प्रोटॉन प्रोटॉन पर लगता है। तो इसी वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ क्या होता है, ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि जब दोनों हमारे बैलेंस हो रहे हैं तब ये क्या होगा कि स्टेबल होता है, जब दोनों क्या में से कोई एक ज़्यादा एक कम होगा तो ये अनस्टेबल होता है। और इसीलिए हमारा जो N/P रेशो जो होता है वो क्या आ जाता है, नॉट आर इक्वल टू 1 आता है। इसके बाद अब देखो हम बात करते हैं कि जैसे हमने ये देखा था कि जेड की वैल्यू क्या होगी, 20 से कम है या 20 के बराबर है, तब तो हमारी ये लाइन आती है। अब अगर क्या होता है कि ये 20 से ज़्यादा आ जाती है, मतलब जेड अगर हमारा होगा ग्रेटर देन 20 अगर होता है, तो तब क्या होता है, हमारा स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए हम जो बोलेंगे कंडीशन हमारी क्या होती है, देखो जेड की वैल्यू क्या हमारी 20 से अगर ज़्यादा है तो ये क्या होता है, N/P जो रेशो हमारा 1 और जो 1.6 होता है, 1.6 के बीच में होता है। ठीक है, कि जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि इसमें एग्जांपल जैसे 26 आयरन और 56। ठीक है, मैं अगर इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन क्या है हमारे
26 है, न्यूट्रॉन क्या होते हैं 30 हैं। ठीक है, यहाँ मैं ले लूँ सिल्वर का, ले लूँ सिल्वर में मतलब मैंने बोला 47, सिल्वर 108 ये लेती हूँ। तो यहाँ भी प्रोटॉन तो हमारे 47 हो गए और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो वो हमारे कितने हो गए 61 हो गए। ठीक है, तो मतलब हम बोले कि 20 के बाद के जो स्टेबल न्यूक्लियाई थे उनमें क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं। तो स्टेबिलिटी जो मिलती है हमको वो क्या होगी, स्टेबिलिटी जो मिलेगी, हमने जो ये डायग्राम देखा है तो इसमें हमको इस लाइन पर मतलब 20 तक तो हमको ये लाइन मिलती है, इसके बाद हमको ये लाइन नहीं मिलकर क्या होता है कि ये लाइन जो होती है कि थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है, मतलब ये इधर चले जाती है, इधर का मतलब, और ये हमको पूरी ऐसे नहीं मिलकर इस तरह से स्टेबिलिटी मिल जाती है हमको, ये लाइन थोड़ा सा ऐसे मिलती है, वेरिएशंस आ जाता है इसमें। ठीक है, जिग जैग की तरह चलती है ये वाली। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये लाइन चलती है और लास्ट जो होता है हम बोलें कि कि जो हमारा होता है कि एटॉमिक नंबर 83 जो होता है, 83 बिस्मिथ का होता है, मतलब जो स्टेबल न्यूक्लियर हाईएस्ट स्टेबल न्यूक्लियर है वो कौन सा होता है, 83 बिस्मिथ 209। तो ये वाला जो एलिमेंट होता है ये हमारा क्या होता है कि हाईएस्ट जो स्टेबल न्यूक्लियर जो एलिमेंट होता है उस वो होता है। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो सारे अनस्टेबल होते हैं, इसके ऊपर हमको कोई भी स्टेबल जो न्यूक्लियर नहीं मिलता। ठीक है, तो मतलब हम बोले जेड ग्रेटर देन 83 है तो वो सारे हमारे क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे या लेस स्टेबल न्यूक्लियर होते हैं। अब देखो कि ऐसा क्यों होता है, कि देखो क्यों हुआ कि ये चीज़ की यहाँ से क्या हो गई, इस तरह से बढ़ गई कि ये पहले यहाँ था अब ये आगे बढ़ गया। तो देखो यहाँ क्या होता है कि जैसे हम बोले कि न्यूट्रॉन के नंबर बढ़ कैसे गए ये देख रहे हैं हमको, तो स्टेबिलिटी इस लाइन पर हमको नहीं मिलती, तो इस लाइन पर हम क्या बोलते हैं कि जो आया वो स्टेबल था। ठीक है, और जो नहीं आया वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब इस लाइन को हम बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट, जो ये वाली। तो देखो इस ये जो हमको स्टेबिलिटी बेल्ट मिला है इसके ऊपर तो क्या होता है, न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं स्टेबिलिटी से, और इसके नीचे जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं स्टेबिलिटी से। मतलब क्या होगा कि जैसे जो हम ये डायग्राम बना रहे हैं इसमें ये तो 20 तक हुआ, 20 के बाद में ये हमको जो ये लाइन मिल रही है, तो ये जो ग्रीन वाले जो हमको दिख रहे हैं, तो ये ग्रीन वाले जो मिल रहे हैं इसका मतलब तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो ग्रीन वाले डॉट का मतलब यहाँ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो न्यूट्रॉन जब अगर ज़्यादा होंगे इससे, ठीक है, ज़्यादा हो रहे हैं तब ये हमको ग्रीन डॉट मिल गए, और अगर क्या होते हैं प्रोटॉन ज़्यादा मिलते हैं तो हमको ये ब्राउन वाले जो है नीचे की साइड वाले डॉट मिलते हैं। ठीक है, तो ये कोई कंडीशन नहीं होती कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे, कंडीशन ये है कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट में आना चाहिए, कि अगर जो ये जो हमको ब्लू कलर की जो लाइन हमको दिखाई दे रही है तो अगर हमको स्टेबिलिटी बेल्ट है अगर इसमें मिलते हैं तो हम बोलेंगे स्टेबल है, इसके ऊपर और नीचे जो होंगे वो सारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो देखो क्या होता है, प्रोटॉन बढ़ने से क्या होगा, रिपल्शन होगा, कि ऐसा हम देखेंगे क्यों होता है ये अनस्टेबल होते हैं। तो देखो प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ने से क्या होगा, रिपल्शन हुआ, और उस रिपल्शन को मैनेज करने के लिए हमने क्या करते हैं इसमें और हमको न्यूट्रॉन डालने पड़ेंगे। तो 20 तक स्टेबल रेशो हमारा क्या होता है, स्टेबिलिटी रेशो हमारा 1 होता है, और 20 के बाद जो हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो होता है वो क्या होता है 1 से ज़्यादा। और क्यों ज़्यादा, प्रोटॉन होने से रिपल्शन ज़्यादा, और बैलेंस करने के लिए हमको फिर क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन ज़्यादा डालने पड़ेंगे। तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस फोर्स के कारण क्या होंगे, वापस बंध गए। ठीक है, और अब बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन डाल दिए तो वो भी हमारा गलत होता है। मीन्स क्या होता है, रेशो 1.6 भी ज़्यादा से भी ज़्यादा हो गया तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो गया तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, सिकुड़ने लगेगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब हमने ये बोला कि जब न्यूक्लियस के लिए हमको क्या होना पड़ेगा कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो न्यूक्लियस फोर्स है वो दोनों क्या होनी चाहिए कि बैलेंस होने चाहिए। अगर एक ज़्यादा एक कम होगा तो वो अनस्टेबल होता है। तो 20 तक हमारा N/P रेशो 1 था। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि न्यूट्रॉन अगर जैसे हमारा कि हम बोले न्यूट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, तो न्यूट्रॉन ज़्यादा आ रहा है तो ये लाइन हमारी जो ये ब्लैक वाली लाइन दिख रही है इसमें, तो ये ब्लैक वाली लाइन नहीं आकर क्या होता है कि हमको ये ब्लू लाइन मिलने लग जाती है 20 के बाद में, थोड़ा सा ये घूम जाता है। तो ब्लू लाइन क्या होती है, स्टेबिलिटी बेल्ट होती है। अब स्टेबिलिटी बेल्ट ये हमको ब्लू लाइन क्यों मिली, क्योंकि न्यूट्रॉन हमारे ज़्यादा हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी करने के लिए इसमें हम क्या जैसे प्रोटॉन हमारे ज़्यादा हैं तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन ज़्यादा डाल देते हैं ये। और अगर बहुत ज़्यादा हमने न्यूट्रॉन डाल दिए, बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन डालेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर और नीचे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जितना रिपल्सिव फोर्स होगा उतना ही क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। मतलब दोनों बराबर होने चाहिए कि अगर जैसे कि रिपल्शन भी हो रहा है तो अट्रैक्टिव कम हो गया, या अट्रैक्टिव कम है तो रिपल्शन ज़्यादा हो गया तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स दोनों क्या होनी चाहिए कि इक्वल होनी चाहिए, तभी क्या होगा, न्यूक्लियाई स्टेबल होगा। ठीक है,
और तो ये जो हमारी जिगजैग लाइन जो होती है, या हम बोले ब्लू वाली जो लाइन है, ये क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है। इस लाइन के ऊपर भी एटम क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, क्योंकि क्या होंगे, लाइन के ऊपर हमारे प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये बीटा माइनस वाला जो है, या बीटा डीके, ठीक है, ये बोलते हैं, हम बोले यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। और इसके अगर हम नीचे की बात करेंगे तो नीचे क्या होगा, प्रोटॉन ज़्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, प्रोटॉन ज़्यादा है तो एन अपॉन पी रेशो को हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, बीटा प्लस इमिटर होता है, या हम बोलें यहाँ से पॉजिट्रॉन निकलता है। गामा तो हम क्या होता है, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एन अपॉन पी रेशो होता है। इसी के बेस पर हम क्या करते हैं कि स्टेबिलिटी को, न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं कि एन अपॉन पी रेशो क्या होती है कि 20 तक में तो हम क्या बोलते हैं कि एन अपॉन पी रेशो 1 होना चाहिए। और जो उसके 20 के बाद वाले में क्या होता है कि हमको पता है न्यूट्रॉन्स के नंबर ज़्यादा होते हैं, तो एन अपॉन पी रेशो का नंबर 1 से 1.6 के बीच में होना चाहिए। 1 और से 1.6 के बीच में, तब स्टेबिलिटी बेल्ट हमको ये ब्लू वाली लाइन मिलने लग जाती है। इसके ऊपर या कम ऊपर है तब के, या नीचे होते हैं, जैसे ये ग्रीन या हमारे जो ब्राउन वाले डॉट्स जो हैं, तो हमारा क्या होता है, ये अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल है तो ये वापस क्या करेंगे, यहाँ जो न्यूक्लियर होते हैं वो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, इस स्टेबिलिटी बेल्ट का मतलब इस ब्लू लाइन पर आना चाहेंगे। तो इस ब्लू लाइन पर आने के लिए वो क्या करते हैं कि या जो ऊपर वाले जो होते हैं वो तो क्या करते हैं, बीटा माइनस इमिट करते हैं, या हम जिसको बोलें कि हमारा कि बीटा माइनस, या हम बोले इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है हमारा बीटा माइनस डी के हो गया हमारा। और जो नीचे वाला जो हो गया बीटा प्लस इमिटर होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि ये पॉजिट्रॉन को निमिट करके ये क्या होता है कि स्टेबिलिटी बेल्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट इसका, रेडियो एक्टिविटी का, अल्फा बीटा गामा डी के। ओके, थैंक यू।